Hello everyone, welcome to another video on Alish Life Science YouTube channel. I am Manzoor Ali, educator of Alish Life Science. Dear friends, आज के इस लेक्चर में कैंसर बायोलॉजी का 8 पार्ट कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारा कैंसर बायोलॉजी का यूनिट जो है कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ये कैंसर बायोलॉजी का जो यूनिट जो है वो ये पहले लेने का रीजन ये था क्योंकि एक हॉट टॉपिक है। ठीक है, अभी जो करंट रिसर्च जो है इसी कैंसर पे चल रहा है क्योंकि अभी कैंसर जो है ज्यादातर दिखने को मिल रहा है। ठीक है, हमारे सोसाइटीज में और हमारे इंडिया में भी ये कैंसर का जो पेशेंट जो है वो ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, वो रीजन क्या है और इससे ज्यादातर क्या हो जाता है, डेथ रेट जो है ज्यादा है इसका। अगर लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे और बेसिक जो है नॉलेज अबाउट कैंसर के बारे में अगर मिले, ठीक है, तो इसका डेथ रेट जो है हम कम कर सकते हैं। क्योंकि कैंसर जो है एक लाइलाज बीमारी है। लेकिन अगर प्राइमरी स्टेज और इंटरमीडिएट स्टेज तक अगर डायग्नोसिस करें इस कैंसर का तो इसका इलाज हो सकता है। लेकिन अगर लेट हो जाए, मॉडरेट स्टेज तक या लेट स्टेज पर डायग्नोस हो जाए तो जो भी पर्सन सफर हो जाते हैं कैंसर में उसका बचना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि जो यहाँ पे फर्स्ट वीडियो से लेके 8 वीडियो तक जो अपलोड किया है अलीश लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल पे, आप सब इस सारे वीडियो को देखें। आप सब लोग एक बेसिक नॉलेज लें इस वीडियो से, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बहुत ही प्रिसाइजली, बहुत ही इजी वे में आप लोगों को समझाया है। अगर कोई भी साइंस फील्ड के नहीं होगा, ठीक है, उसको भी समझ आ जाएगा, इतना इजी वे में मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो अगर कैंसर के बारे में आप लोगों के पास अगर बेसिक नॉलेज होगा, ठीक है, अवेयरनेस होगा, तो आप लोग प्राइमरी स्टेज में सिम्टम्स देखते हैं डॉक्टर के पास जाके और डायग्नोसिस कर सकता है, फिर उसके बाद इलाज हो सकता है। प्लीज इस कैंसर बायोलॉजी के जो ये मैंने लेक्चर्स अपलोड किया है ये सारे लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन सबको पता चले कि कैंसर क्या है, कैंसर के अवेयरनेस हो जाए। ठीक है, मैंने इस वीडियो में जो फर्स्ट वीडियो से लेके जो 8 पार्ट तक जो वीडियो अपलोड किया है वहां पे मैंने कैंसर क्या है, कैंसर के ओरिजिन क्या है, कैंसर के काजेस मैंने यहाँ पे समझाया है, कैंसर के ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन समझाया है और कैंसर की वेरियस स्टेजेस के बारे में जो आज के जो पार्ट 8 के लेक्चर में आज ये भी इसमें खत्म हो जाएगा। वेरियस स्टेजेस ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट्स ऑफ कैंसर, थेरेपीज ऑफ कैंसर, तो ये सारे नॉलेज आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अवेयरनेस होना चाहिए कैंसर के बारे में, ताकि जितना अवेयरनेस होगा हम कैंसर के डेथ रेट को कम कर सकता है और प्राइमरी स्टेज में ही डायग्नोस करके इनका इलाज कर सकता है। सारे जो नेशनल लेवल के एग्जाम्स के जो तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है क्योंकि ये पेपर के अकॉर्डिंग टारगेटेड करके मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो भी जूनियर रिसर्च फेलोशिप के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा है, वेरियस कॉम्पिटिटिव लेवल जो नेशनल लेवल पे होता है, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बेनिफिट होगा और उनका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं कैंसर बायोलॉजी से। कैंसर बायोलॉजी में आज का जो लेक्चर जो है किस पे होगा हमारा, आज का हमारा वायरस एंड कैंसर जो पार्ट 8 लेक्चर है। ठीक है, पार्ट 1 से 7 तक ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, अभी हम पार्ट 8 स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम वेरियस स्टेजेस ऑफ कैंसर देखेंगे, ठीक है, एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ कैंसर देखेंगे और थेरेपीज क्या क्या थेरेपी से और कौन कौन सा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के जरिए हम ट्रीट कर सकते हैं। बहुत सारे ड्रग्स हैं जिसके जरिए हम कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट वायरस की वजह से डिफरेंट कैंसर काज हो सकता है और ये वायरस जो है, कुछ वायरस जो है जिनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, ठीक है, और वो अलग किस्म के कैंसर काज करता है। कुछ वायरस जो है डीएनए वायरस होता है जिनमें जेनेटिक मटेरियल, और कुछ वायरस जिनमें क्या होता है, आरएनए वायरस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है, और ये क्या काज करता है, हेपेटाइटिस बी लिवर कैंसर काज करता है। हेपेटाइटिस बी ये कॉमन है और जिसकी वजह से क्या होता है, लिवर कैंसर काज होता है। सेकंड क्या है, पोलियोमा वायरस या SV40 वायरस कहा जाता है। ठीक है, ये क्या काज करता है, ये मर्किल सेल कार्सिनोमा काज करता है, ये इस टाइप के कैंसर को काज करता है। मर्किल सेल कार्सिनोमा में जो जब कैंसर हो, ये एक स्किन कैंसर है। जब स्किन कैंसर होता है तो एक मर्किल शेपिड बनाता है। मर्किल शेपिड मतलब एक रेड कलर का पिंपल जो है फेस पे या बॉडी पे निकल जाता है।
ठीक है, रेड बल्ब शेप का, ठीक है, वो पूरे बॉडी में फैलने लगता है, लेकिन ये पेनलेस एक रेड शेपेड पिंपल्स होता है और इसीलिए इसका नाम जो है पड़ा है मर्कल सेल कार्सिनोमा, ठीक है। और ये पोलियोमा वायरस की वजह से होता है और सन एक्सपोजर होने की वजह से भी हो सकता है। जो फेयर पीपल होगा, जो ज्यादा सफेद वाले पीपल होगा, उनका एज 45 से एज ज्यादा होगा, उनमें क्या होता है, ये मर्कल सेल कार्सिनोमा दिखने को मिलता है, ठीक है, ड्यू टू सन एक्सपोजर की वजह से। जो डार्क स्किन होता है उनको कैंसर नहीं होता है, ठीक है, स्किन कैंसर नहीं होता है या मर्कल सेल कार्सिनोमा नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर मेलानिन होता है। मेलानिन क्या होता है, मेलानिन जो है स्किन को डार्क रखता है और यूवी रे से प्रोटेक्ट करके रखता है। जितना यूवी रे स्किन पे पड़ता है वो मेलानिन का पिगमेंट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, और स्किन थोड़ा डार्क हो जाता है, वो उस वजह से ये मेलानिन स्किन को प्रोटेक्ट करके रखता है। और जो पर्सन सफेद होता है उनके अंदर मेलानिन का सिक्रेशन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि मेलानिन पिगमेंट का सिक्रेशन नहीं होगा तो सन से जो यूवी रेज आ जाता है, ठीक है, वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है और जिसकी वजह से उनके अंदर कैंसर हो जाता है। जो ज्यादा सफेद होता है उन पीपल में, ठीक है, उनके अंदर मेलानिन पिगमेंट कम होता है। अब फिर उसके बाद पैपिलोमा वायरस। पैपिलोमा वायरस से क्या हो जाता है, ये पैपिलोमा वायरस जो है फीमेल के अंदर दिखने को मिलता है, फीमेल में सर्विकल कार्सिनोमा काज करता है, ठीक है। और हर्पीज वायरस क्या काज करता है, ये बर्किड लिम्फोमा कैंसर काज करता है। बर्किड लिम्फोमा क्या है, जो बी सेल जो हमारे इम्यून सेल्स है, जो हमारा एंटीबॉडी सिक्रीट करता है। जब भी कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है, ये बी सेल एंटीबॉडी रिलीज करके उनको खत्म कर देता है, ठीक है, और इस बी सेल में कैंसर आ जाता है, बर्किड लिम्फोमा। फिर कापोसी सार्कोमा, ये एक स्किन टाइप कैंसर है। नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा, ठीक है, एंड फेरेंजियल रिलेटेड कैंसर हो जाता है हर्पीज वायरस की वजह से। अब हमारे आरएनए वायरस में हेपेटाइटिस सी क्या काज करता है, लिवर कैंसर काज करता है, और हेपेटाइटिस बी भी करता है, लेकिन हेपेटाइटिस बी का जेनेटिक मटेरियल डीएनए है और हेपेटाइटिस सी का जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है। ये रेट्रोवायरस जो एडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया, जो टी सेल को क्या करता है, ये टी सेल को कैंसर में चेंज कर देता है। टी सेल क्या है, हमारे बॉडी के अंदर एक कमांडर की तरह काम करता है, जो कमांड करता है और सारे इम्यून सेल्स को क्या देता है, एक कमांड देता है, एंटीबॉडी या बी सेल को एक कमांड देता है कि एंटीबॉडी रिलीज करो, इस तरह का वायरस आ चुका है, पैथोजन आ चुका है, एलिमिनेट करने के लिए ऑर्डर देता है। टी सेल एक कमांडर की तरह काम करता है, ठीक है। उसी टी सेल पे क्या करता है, ये उसी टी सेल पर ये टारगेट करता है, ये रेट्रोवायरस ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड आरएसवी वायरस, जो राउस सार्कोमा वायरस जो है, ये किस में होता है, चिक में होता है। सबसे पहले चिक में देखा गया था, इन फाइब्रोब्लास्ट सार्कोमा ये कैंसर काज करता है। तो हम वन बाय वन जो है जो जिस वायरस की वजह से कैंसर हो रहा है वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चलिए फिर सबसे पहले SV40 और पोलियोमा वायरस जो है ये किस तरह कैंसर काज करता है हमारे अंदर, वो देखेंगे हम, ठीक है। SV40 और पोलियोमा वायरस, ये SV40 और पोलियोमा वायरस जो है ये नॉर्मल सेल को क्या ट्रांसफॉर्म करता है इनटू द कैंसर सेल में, और जिसकी वजह से हमें हमारे अंदर क्या हो जाता है, मर्कल सेल कार्सिनोमा होता है। स्किन पे रेड कलर का एक बड़ा सा क्या हो जाता है, पिंपल बन जाता है और उसका ग्रोथ जो है बहुत बड़ा हो जाता है, बल्ब शेपेड हो जाता है, मर्कल शेपेड बन जाता है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये दिख रहा है, आपको यहाँ पे ये वायरस जो है SV40 वायरस है, SV40 वायरस कहा जाता है, ठीक है। ये SV40 वायरस जो है ये हमारा रेड कलर का आपको ये दिख रहा है, ये रेड कलर का आपको ये गोल शेप का ये दिख रहा है, ये होस्ट का सेल है, ठीक है। होस्ट सेल में होस्ट सेल के अंदर, ठीक है, होस्ट सेल के अंदर ये कौन जा रहा है, होस्ट सेल के अंदर, अब होस्ट सेल के अंदर ये वायरस जा रहा है, ये वायरस जो है होस्ट सेल के अंदर जा रहा है, ठीक है। होस्ट सेल के अंदर जाके यहाँ पे सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपको ये रेड कलर का एक छोटा सा लाइन दिख रहा है, ये होस्ट का जीनोम है, और जो ब्लैक कलर का आपको
अंदर ये छोटा सा सर्कल दिख रहा है, वो है वायरल का जीनोम। अब ये वायरल का जीनोम जो है होस्ट की जीनोम में क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है। वायरस के जेनेटिक मटेरियल में ये एबिलिटी होता है कि वो होस्ट के जेनेटिक मटेरियल में क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है। अब ये इसको क्या कहा जाता है, प्रोडक्टिव इन्फेक्शन कहा जाता है। प्रोडक्टिव इन्फेक्शन क्यों कहा जाता है, ठीक है वो देख लीजिए, मैं आपको समझा देता हूं। और इसको परमिसिव सेल कहा जाता है। परमिसिव सेल और प्रोडक्टिव इन्फेक्शन इसलिए कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जब होस्ट के सेल में चला जाता है, जीनोम में जाता है और अपना नंबर बढ़ाता है, फिर होस्ट की सेल को लाइसिस करता है, होस्ट की सेल को लाइसिस करके और वहां से क्या हो रहा है, बाहर निकल आ रहा है और बहुत सारे अपना प्रोजेनी बना के पहले होस्ट सेल के अंदर जाता है, होस्ट सेल की जेनेटिक मटेरियल के अंदर अपना एमआरएनए इंसर्ट करता है, आरएनए, फिर उसके बाद अपना नंबर बढ़ाता है प्रोजेनी, फिर उन सारे प्रोजेनी जो है सेल को लाइसिस करके बाहर आ जाता है। इसीलिए इसको प्रोडक्टिव टाइप कहा गया है, एक परमिसिव टाइप कहा जाता है, ठीक है। इसको नॉन परमिसिव सेल्स कहा जाता है। नॉन परमिसिव सेल्स कहा जाता है या ये क्या है, नॉन प्रोडक्टिव टाइप ऑफ इन्फेक्शन है। नॉन प्रोडक्टिव टाइप ऑफ इन्फेक्शन या नॉन परमिसिव सेल, इसलिए इसको क्यों कहा गया है, आप देख लीजिए। यहाँ पे SU40 वायरस जब होस्ट सेल के अंदर, आपको रेड कलर के एक सर्कल दिख रहा है, वो होस्ट का सेल है और होस्ट सेल के अंदर होस्ट का न्यूक्लियस है रेड कलर से, और एक सर्कल है छोटा सा, वो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर और जो लीनियर शेप में छोटा सा आपको ये लाइन दिख रहा है रेड कलर का, वो होस्ट का क्या है, जीनोम है, होस्ट का जीनोम है। और होस्ट की जीनोम में इंसर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद ये क्या करता है, यहाँ पे वायरल का रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाता है। वायरल का रेप्लिकेशन स्टॉप होने के बाद ये क्या करता है, वो जो होस्ट का सेल को ट्रांसफॉर्म करता है, होस्ट की सेल को ट्रांसफॉर्म करके क्या बना देता है, मर्किल शेपिड बना देता है, मर्किल शेपिड बना देता है। इसीलिए इसका नाम क्या कहा गया, मर्किल सेल कार्सिनोमा कहा जाता है। और जो स्किन पर एक रेड कलर का क्या बन जाता है, बल्ब शेपिड बन जाता है, ठीक है, इस कैंसर की वजह से। ये है वायरल का डीएनए, देखो वायरल का डीएनए होस्ट जीनोम में इंसर्ट हो गया है और सेल का शेप ट्रांसफॉर्म कर दिया है, आप देख लीजिए, ठीक है। इस तरह मर्किल सेल कार्सिनोमा होता है इस वायरस की वजह से। इतना समझ आया, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे। अब ये SU40 जो वायरस है या पोलीमा वायरस जो है, ये क्या करता है, एक्सप्रेशन करता है। ये कुछ होस्ट के अंदर, होस्ट के सेल के अंदर जाने के बाद एक कुछ जीन को एक्सप्रेस करता है होस्ट की जीन के अंदर, ठीक है, एक्सप्रेशन करता है सम जीन इन ए होस्ट। जैसे कि टी एंटीजन नाम के जीन को क्या करता है, ये एक्सप्रेस करता है होस्ट के सेल के अंदर जाने के बाद। वो किस तरह करता है, स्प्लाइसिंग करके। एक होता है नॉर्मल स्प्लाइसिंग, एक होता है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग मतलब ये है कि जब एमआरएनए से इंट्रॉन्स को रिमूव करना और एक्सॉन को जोड़ना, ठीक है, उसको कहता है स्प्लाइसिंग। और स्प्लाइसिंग दो तरीके का है। अगर नॉर्मल स्प्लाइसिंग हो जाए तो जो ऐसे लार्ज एंटीजन बनता है, लार्ज टी एंटीजन बनेगा जिसका साइज जो है 94 किलो डाल्टन होगा। और ये 94 किलो डाल्टन के जो लार्ज टी एंटीजन है, ये इनहिबिट करता है, किसको इनहिबिट करता है, ये इनहिबिट करता है P53 प्रोटीन और आरबी जीन्स को। P53 जीन और आरबी जीन एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ठीक है, कैंसर होने नहीं देता है। जब इस P53 जीन को, गार्डियन ऑफ जीनोम को इनहिबिट करता है, लार्ज टी एंटीजन 94 किलो डाल्टन का है, जिसकी वजह से क्या काज होता है, मर्किल सेल कार्सिनोमा होता है, ठीक है, मर्किल सेल कार्सिनोमा होता है, ठीक है। और अल्टरनेटिव जब स्प्लाइसिंग होगा इस टी एंटीजन जीन का, एक स्मॉल टी एंटीजन शेपिड बन जाता है जिसका साइज क्या होता है, 17 किलो डाल्टन का होता है। ये अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होने की वजह से बनता है। अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि नॉर्मल स्प्लाइसिंग और अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग में क्या फर्क है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये है एमआरएनए। अब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि नॉर्मल स्प्लाइसिंग क्या, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग क्या है। एमआरएनए के अंदर 1 2 3 4 5 ये क्या है, ये सब क्या है, 1 2 3 4 5 तक है, ये है हमारा इंट्रॉन, ठीक है। अब ये इंट्रॉन अगर ये इंट्रॉन अगर रिमूव हो जाए, 1 2 3 सीरियली रिमूव हो जाए, तो इसको कहते हैं नॉर्मल स्प्लाइसिंग कहा जाता है, ठीक है। अगर पहले 1 रिमूव हो जाए, फिर 3 रिमूव हो जाए, फिर 5 रिमूव हो जाए, तो इसको क्या कहा जाता है, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग कहा जाता है, ठीक है। ये है, चलिए इतना समझ आया। तो नेक्स्ट हम देखेंगे
नेक्स्ट है पेप्लोमा वायरस। पेप्लोमा वायरस जो है ये ह्यूमन के अंदर कैंसर काज करता है, ह्यूमन के अंदर जो फीमेल में सर्विकल कैंसर काज करता है। तो ये पेप्लोमा वायरस जो है किस तरह फीमेल के अंदर सर्विकल कैंसर काज करता है ये हम देखेंगे, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन, ये पेप्लोमा वायरस जो है एक्सप्रेशन करता है, क्या एक्सप्रेशन करता है, ये एक्सप्रेशन करता है सम अर्ली जीन और लेट जीन को एक्सप्रेस करता है जब होस्ट सेल के अंदर चला जाता है। हम फीमेल क्या है, होस्ट है, और उनके सेल के अंदर जाने के बाद ये अर्ली और लेट जीन को एक्सप्रेस करता है। किस तरह अर्ली जब जीन एक्सप्रेस करता है ये फॉर्मेशन करता है, एक अर्ली जीन प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है, ये प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। किस तरह, जैसे कि अर्ली जीन प्रोडक्ट जैसे कि E6 प्रोटीन और E7 नाम का एक प्रोटीन बनाता है, ठीक है, ये पेप्लोमा वायरस फीमेल के अंदर। फीमेल की सेल के अंदर ये E6 जो है, E6P53 प्रोटीन को क्या करता है, पॉलीयूबिक्यूटिन करता है, मतलब यूबी जीन जो है ऐड करता है, बहुत सारे यूबिक्यूटिन, इसीलिए इसको पॉलीयूबिक्यूटिनाइजेशन और P53 प्रोटीन कहा गया है। जब P53 प्रोटीन पर बहुत सारे पॉलीयूबिक्यूटिन प्रोटीन जुड़ जाता है तो P53 का डिग्रेडेशन हो जाता है, ठीक है। यूबिक्यूटिन ऐड होते ही एक सिग्नल मिल जाता है कि इन प्रोटीन को डिग्रेडेशन के लिए भेजा जाता है 26 प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन में। 26 प्रोटियोसोमल जो कॉम्प्लेक्स है वो एक तरह का मशीन होता है, जिस भी प्रोटीन पर यूबिक्यूटिन जुड़ा होता है उन प्रोटीन्स को वहां ले जाके खत्म किया जाता है, ठीक है। और जब P53 प्रोटीन को खत्म किया जाएगा, डिग्रेड किया जाएगा, तो गार्डियन ऑफ जीनोम खत्म हो गया, गार्डियन जीनोम को प्रोटेक्शन करने वाला ही प्रोटीन खत्म हो गया, तो कैंसर कास होगा, ठीक है, सर्विकल कैंसर कास होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, अब E7 प्रोटीन जो है, E7 प्रोटीन क्या कहते हैं, E7 प्रोटीन जो है रेटिनोब्लास्टोमा को इनहिबिट करता है। ये साइन क्या है, ये साइन जो है इनहिबिशन का साइन है, इनहिबिशन का। अब ये इसको इनहिबिट कर रहा है, E7 ने रेटिनोब्लास्टोमा को इनहिबिट किया तो इनएक्टिवेशन हो गया रेटिनोब्लास्टोमा, आरबी जीन इनएक्टिव होगा तो क्या होगा, अब इनमें पेप्लोमा या सर्विकल कैंसर आ जाएंगे, ठीक है, फीमेल के अंदर। अब नेक्स्ट देखेंगे हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस जो है, हेपेटाइटिस बी वायरस फॉर एग्जाम्पल ये क्या काज करता है, लीवर कैंसर काज करता है। और लीवर कैंसर किस वजह से काज करता है, जब HBx नाम का एक प्रोटीन होता है होस्ट सेल के अंदर, होस्ट सेल में जाके ये वायरस जो है HBx प्रोटीन का एक्सप्रेशन ज्यादा करता है। अब HBx प्रोटीन का एक्सप्रेशन ज्यादा करता है तो ये क्या करता है, ये जो है P53 प्रोटीन को इनहिबिट करता है। P53 प्रोटीन को जब इनहिबिट हो गया तो जब गार्डियन ऑफ जीनोम को ही इनहिबिट करेगा तो क्या होगा, कैंसर कास होगा, उसके बाद लीवर कैंसर कास होगा। और जिसकी वजह से एक सिग्नल मिल जाता है, स्टिमुलेट्स फॉर सेल प्रोलिफरेशन होने के लिए स्टिमुलेशन मिल जाता है। क्योंकि P53 प्रोटीन पहले नॉर्मल जो था उस वक्त एपोप्टोसिस कर रहे थे जो भी कैंसर सेल, जो भी डैमेज सेल होंगे। अब P53 इनहिबिट हो गया तो क्या होगा, आपको ये एपोप्टोसिस में जो भी डैमेज सेल्स, कैंसर सेल्स, उनको एपोप्टोसिस नहीं कर सकता है। अब क्या होगा, अब HBx प्रोटीन जो है P53 को इनहिबिट करके सेल का प्रोलिफरेशन करना स्टिमुलेट कर देगा, स्टार्ट कर देगा, ठीक है, और अनकंट्रोल्ड इन मैनर में डिवाइड होगा, अब लीवर में कैंसर कास होगा, ठीक है। हेपेटाइटिस बी वायरस इस तरह कैंसर कास करता है। अब आरएनए वायरस में क्या क्या है, वो वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल जो है आरएनए वायरस है। अब पहला क्या है, HTLV, जिसका फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस 1 है। ह्यूमन के अंदर ही क्या काज करता है, टी सेल ल्यूकेमिया। टी सेल ल्यूकेमिया हमारे जो टी सेल होता है, कमांडर सेल होता है, उनको क्या करता है, कैंसर में कन्वर्ट कर देता है उन सेल को। अब दूसरा क्या है, राउस सार्कोमा वायरस, जो क्या करता है, सेल को ट्रांसफॉर्म करता है और सार्कोमा कैंसर में कन्वर्ट कर देता है। अब दूसरा क्या है, एवियन ल्यूकोसाइट वायरस। ये वायरस जो है सबसे पहले एवियन में, बर्ड्स में डिटेक्ट किया गया था, लेकिन ये क्या काज नहीं करता है, ये कैंसर काज नहीं करता है। अब हम देखेंगे कि ये RVS किस तरह कैंसर काज करता है, और ALV, एवियन ल्यूकोसाइट वायरस
ये कैंसर काज नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, हम इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। अब ये वायरस जो आपको ये दिख रहा है, ये है राउस सार्कोमा वायरस। ये दोनों क्या है, वायरस है, राउस सार्कोमा वायरस। अब राउस सार्कोमा वायरस जो है होस्ट सेल के अंदर जा रहा है। ये रेड कलर का आपको ये दिख रहा है, ये है होस्ट का सेल। अब अंदर और एक सर्कल, ये होस्ट का न्यूक्लियस है, और आपको ये यहाँ पे ये रेड कलर का छोटा सा आपको ये डॉट दिख रहा है, आपको ये छोटा सा डॉट दिख रहा है, ये है होस्ट का जेनेटिक मटेरियल। अब होस्ट की जेनेटिक मटेरियल में अब ये वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट किया है। इंसर्ट करने के बाद ये क्या, इसने क्या किया, होस्ट की सेल का शेप चेंज किया है। अब इनका सेल का शेप चेंज करने लगा है, तो चेंज करने के बाद ये क्या काज करता है, सार्कोमा काज करता है, ठीक है। अब ये होस्ट की सेल की शेप को चेंज कर रहा है और कैंसर में कन्वर्ट कर रहा है। या ऑन द अदर हैंड ALV वायरस को देखेंगे, ये ALV वायरस, ये तीनों ALV वायरस है। अब ये होस्ट के अंदर गया, होस्ट के सेल के अंदर है, ये क्या है, होस्ट का सेल है, ठीक है। होस्ट के सेल के अंदर ये होस्ट का सेल है, होस्ट के सेल के अंदर गया, होस्ट के अंदर जो और एक जो रेड कलर का सर्कल है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर आपको जो येलो ऑरेंज कलर का ये जो दिख रहा है, ये LV वायरस है। अब जो रेड कलर का छोटा सा लाइन दिख रहा है, वो है होस्ट सेल का जेनेटिक मटेरियल। अब उसके अंदर ये वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट किया होस्ट के सेल के अंदर, फिर उसके बाद अपना नंबर बढ़ा रहा है, फिर होस्ट की सेल को लाइसिस करेंगे, होस्ट की सेल को लाइसिस करेंगे, लाइसिस करके अब ये सारा वायरस की प्रोजेनी जो है बाहर आ रहा है। और ये क्या कर रहा है, सेल की शेप को चेंज नहीं कर रहा है, सिर्फ ये वायरस अपना नंबर बढ़ा रहा है, होस्ट के सेल के अंदर जा रहा है, अपना नंबर बढ़ा रहा है, और फिर उसके बाद सेल को लाइसिस करके बाहर आ रहा है ये। लेकिन ये ALV कैंसर काज नहीं कर रहा है, ठीक है। उसी तरह कोविड-19 और ओमिक्रॉन वायरस भी क्या करता है, वो वायरस जो है हमारे सेल के अंदर चला जाता है और जेनेटिक मटेरियल को अंदर छोड़ देता है। जो कोविड-19 का जेनेटिक मटेरियल जो है, RNA जो है, हमारे जेनेटिक मटेरियल के अंदर जाएंगे, हम होस्ट है, हमारे जेनेटिक मटेरियल के अंदर जाएंगे, ठीक है। वहां जाके अपना नंबर बढ़ाएंगे, प्रोजेनी को बढ़ाएंगे और सेल को लाइसिस करके बाहर आ जाएंगे, ठीक है। इतना समझ आया। अब हम डिटेक्शन ऑफ कैंसर देखेंगे। कैंसर को किस तरह हम डिटेक्ट कर सकते हैं, वो पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिटेक्शन ऑफ कैंसर, कैंसर किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम मॉर्फोलॉजिकल एग्जामिनेशन, मॉर्फोलॉजिकली हम पता कर सकते हैं जो कैंसर सेल है उनका शेप जो है क्या होगा, अनडिफरेंशिएटेड मैनर में वो प्रोलिफरेट होगा, और जो नॉर्मल सेल है वो क्या होगा, डिफरेंशिएटेड फॉर्म में होगा। जैसे कि बेसोफिल सेल का अलग शेप, न्यूट्रोफिल सेल का अलग शेप, या T सेल, B सेल, सबका शेप अलग अलग होगा नॉर्मल सेल का। इस तरह हम मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे कैंसर और नॉर्मल सेल को डिटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह फर्स्ट डिटेक्शन इस तरह हो सकता है। दूसरा बायोकेमिकल मार्कर्स के जरिए, बायोकेमिकल मार्कर्स के जरिए किस तरह, जो नॉर्मल सेल है उनमें प्रोलिफरेशन, उनमें जो है नॉर्मल सेल जो है उनका प्रोलिफरेशन जो, जैसे कि हम देख सकते हैं उनका जो डिवीजन रेट जो है नॉर्मल होगा और कैंसर सेल का अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड होगा। और जो भी नॉर्मल सेल है अब उनको नॉर्मली डिवाइड हो रहा है तो उनमें ग्लाइकोलाइसिस जो है नॉर्मल सेल में वो होगा नॉर्मल। अब जो कैंसर सेल है उनमें क्या होगा, जो कैंसर सेल है उनमें ग्लाइकोलाइसिस जो है वो रैपिड होगा और उनमें बहुत ही हाई होगा, ग्लाइकोलाइसिस का रेट फास्ट होगा। और जब ग्लाइकोलाइसिस का रेट जो है फास्ट होता है तो हम उस इफेक्ट को कहते हैं वार बार इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। और ये कैंसर सेल में प्रोटीन काइनेज है, PK मींस प्रोटीन काइनेज है 2 का एक्सप्रेशन करता है। और नॉर्मल ग्लाइकोलाइसिस जब होता है तो उसके अंदर नॉर्मल सेल होता है, नॉर्मल सेल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस नॉर्मल ही चलेगा, जब जरूरत होगा तभी चलेगा, जब जरूरत नहीं होगा ठीक है नहीं चलेगा। नॉर्मल सेल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस नॉर्मल चलेगा, ठीक है। और नॉर्मल सेल के अंदर प्रोटीन काइनेज क्या होगा, प्रोटीन काइनेज 1 होगा, ठीक है। इतना समझ आया। अब फिर उसके बाद फिश टेक्निक से, फिश टेक्निक क्या है, फ्लोरेसेंस, फिश का फुल फॉर्म है, जो भी लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है। इस टेक्निक में यह देखा जाता है जो भी कैंसर सेल है उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाता है और जो भी नॉर्मल सेल है उनका क्रोमोसोम का नंबर बराबर होगा। अगर फिश टेक्निक से जो भी सेल में क्रोमोसोम का नंबर अगर बढ़ गया होगा तो ये वो उनमें क्या होगा, प्रोटो ऑन्कोजीन्स में नंबर बढ़ जाता है। और ट्यूमर सप्रेसर जीन में क्या हो जाता है, ट्यूमर सप्रेसर जीन में
लॉस ऑफ फंक्शन होगा। जिस सेल में ट्यूमर सप्रेसर जीन में कैंसर हुआ होगा उनमें क्रोमोसोम का नंबर चेंज हुआ, कम हुआ होगा, ठीक है। अब माइक्रो एरे ऐसे में हम ये देख सकते हैं कि एमआरएनए का कंसंट्रेशन देखेंगे। जो भी कैंसर सेल होगा उनमें एमआरएनए का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, जो नॉर्मल सेल होगा उनमें मेंटेनेंस होगा, बराबर होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि प्रोटोऑन्कोजीन्स में अगर म्यूटेशन हुआ होगा तो नंबर बढ़ गया होगा, एमआरएनए के कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन में म्यूटेशन हुआ होगा तो उनमें एमआरएनए के कंसंट्रेशन कम हुआ होगा। इस बेसिस पे हम देख सकते हैं। अब हम वेरियस स्टेजेस ऑफ कैंसर देखेंगे। कैंसर की क्या क्या स्टेजेस है वो हम देखेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पूरे कैंसर का कंसेप्ट जो है इसी से पता चल जाएगा कि किस तरह कैंसर होता है। एक नॉर्मल सेल में पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से कैंसर किस तरह बढ़ जाता है पूरे बॉडी में, वो हम देखेंगे, ठीक है। ये है, सबसे पहले आपको ये लाइन दिख रहा है, ये है बेसल लेमिना, ये सेल है हमारा एपिथेलियल सेल्स है। ये आपको ये सेल दिख रहा है, ये है एपिथेलियल सेल्स है हमारा एपिथेलियल सेल्स ऑफ कॉलन्स का एपिथेलियल सेल्स है, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक सिंगल सेल से यहाँ पे एक सिंगल सेल है, इसी सेल से पूरा अगर इसमें पॉइंट ऑफ म्यूटेशन हो जाए तो पूरा एक मास ऑफ सेल बनेंगे, इनका अनकंट्रोल्ड मैनर में प्रोलिफरेट होके कॉलोन में कैंसर हो सकता है। किस तरह हो रहा है वो हम देखेंगे। एक इनिशियल सेल में अगर पॉइंट ऑफ म्यूटेशन हो जाए तो ये है ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल है, और ये है हमारा लिम्फ, और ये है हमारा कॉलोन में हो रहा है। अब हम देखेंगे किस तरह पॉइंट ऑफ म्यूटेशन अगर हो जाए, अगर इसमें फर्स्ट म्यूटेशन पॉइंट ऑफ म्यूटेशन अगर सिंगल सेल लाइन में हो गया तो क्या होगा, देख लीजिए। फर्स्ट म्यूटेशन हो गया किसमें, एपीसी में। एपीसी मींस एडेनोमेटाप्सिस पॉलिप्स कॉलोन कैंसर। जब इस सेल में, इस जीन में जब म्यूटेशन हो गया तो फर्स्ट सेल लाइन में क्या हो जाता है, इस जीन में म्यूटेशन होते ही सेल का नंबर प्रोलिफरेशन होना बढ़ जाता है। अब एक सेल से 3 बन गए, देख लीजिए 3 बन गया। अब 3 बनने के बाद अब अगर इस 2 में और अगर सेकंड म्यूटेशन हो जाए जिसमें के राज में अगर म्यूटेशन हो जाए तो क्या हो जाता है, अब ये अपना नंबर बढ़ाने लगता है, बढ़ गया। अब 3 से कितना बन गया, 6, उस तरह नंबर बढ़ाते बढ़ाते जा रहा है। अब थर्ड म्यूटेशन जो है, अब थर्ड म्यूटेशन जो है वो SMAD2 एंड SMAD4 में। जब SMAD2 एंड SMAD4 में जब म्यूटेशन हो जाता है तो क्या हो जाता है, ये तो कैंसर सेल सिर्फ प्रोलिफरेट हो रहा था। अब SMAD2 और SMAD4 में म्यूटेशन होने के बाद ये सेल मेटास्टेसिस होना स्टार्ट करेंगे। मेटास्टेसिस मतलब ये सेल एपिथेलियल से डिटैच होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देख लीजिए SMAD2 एंड SMAD4 में म्यूटेशन होने के बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट एक एडिनोमा बन जाता है कैंसर। फिर उसके बाद यहां से देख लीजिए ये मैलिग्नेंट होना स्टार्ट हो रहा है। मैलिग्नेंट मींस मूवमेंट होना स्टार्ट हो रहा है। अब ये मेटास्टेसिस प्रोसेस को हम क्या कहता है, मेटास्टेसिस कहा जाता है, ठीक है। मेटास्टेसिस मतलब मूवमेंट करना फ्रॉम वन ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन्स में चले जाना थ्रू ब्लड वेसल्स के थ्रू या लिम्फ के थ्रू। मैलिग्नेंट ये कैंसर की क्या बन जाता है, मैलिग्नेंट बन जाता है कॉलोन में, ठीक है। इतना तक समझ आया। ये है कैंसर की वेरियस स्टेजेस, किस तरह एक सिंगल पॉइंट ऑफ म्यूटेशन से किस तरह पूरे बॉडी में फैलता है थ्रू ब्लड वेसल्स के थ्रू, लिम्फ के थ्रू। ये आपको समझाया गया है इस डायग्राम के थ्रू, ठीक है। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाया है, ठीक है। अगर जिसको भी समझ नहीं आया आप दोबारा से रिपीट करके देख लीजिए, आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर का क्या ट्रीटमेंट है, ठीक है। अब फर्स्ट में एक टारगेटेड थेरेपी से नॉन टारगेटेड थेरेपी से। टारगेटेड थेरेपी उसे कहा जाता है जब हम टारगेट करके जो कैंसर सेल उन्हीं को ही टारगेट करके हम कैंसर को खत्म करते हैं। अब फॉर एग्जांपल सबसे पहला टारगेटेड थेरेपी में सबसे पहला आ जाता है सर्जरी। जहां पे भी कैंसर बना हुआ है उसी कैंसर सेल्स को हम निकाल लेते हैं सर्जरी करके। तो पहला क्या है, बिनाइन ट्यूमर्स। ट्यूमर्स क्या है, एक वर्ड्स है जो हमारे हाथ पे निकलते हैं या फुट्स पे निकलता है या फेस पे भी निकलता है, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में जैसे कि लद्दाखी लैंग्वेज या करगिल लैंग्वेज में उसको वर्ड शेरपा कहा जाता है। ये वर्ड जो है हाथ पे निकल जाता है, ठीक है। और उनके बाहर एक इनकैप्सुलेटेड होता है ताकि वो कैंसर सेल मेटास्टेसिस ना हो, उनके बाहर एक इनकैप्सुलेटेड किया होता है और उनको सर्जिकली रिमूव किया जाता है, ठीक है।
अब दूसरा क्या है, रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी और बिनाइन ट्यूमर जो है, वर्ड्स जो है या ज़ेरपा जो है, ठीक है, ये किस तरह खत्म होता है, या तो इस वायरस का कुछ लिमिट तक लाइफ स्पेन होता है, ये खत्म हो जाता है, ठीक है, और वो ये खुद नेचुरली खत्म भी हो जाता है। और ये रेडियोथेरेपी के जरिए भी हम इसको खत्म कर सकते हैं। फर्स्ट इसमें गामा रेज होता है। गामा रेज जो है जो क्या करता है, जो भी कैंसर सेल है उनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक या डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक करके उन ट्यूमर सेल्स को खत्म कर देता है। तीसरा क्या होता है, कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट 60 जो है ये एक इमिट करते हैं गामा रेस को और कैंसर सेल को टारगेटेड करके उनके सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड को ब्रेक करके उनके जेनेटिक मटेरियल्स को खत्म कर देंगे, तो ये वायरस सेल खत्म हो जाएंगे, ठीक है, वायरस जिस सेल में वायरस है वो ये खत्म हो जाएंगे। अब आयोडीन 131 ट्रीटमेंट जो है ये भी एक टारगेटेड है। जब थायराइड सेल में कैंसर हो जाता है तो ये आयोडीन I31 जो है आयोडीन, ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके थ्रू थायराइड में जो कैंसर होता है उनको हम एक टारगेटेड वे से हम खत्म कर सकते हैं, ठीक है, थायराइड कैंसर को। अब नेक्स्ट नॉन टारगेटेड थेरेपी में सबसे पहले क्या है, अल्कलाइटिंग एजेंट्स। अल्कलाइटिंग एजेंट में एग्जांपल साइक्लोफॉस्फामाइड, ये क्या करता है, ये टारगेटेड नहीं होता है। जब ये अल्कलाइटिंग एजेंट जो होता है ये हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है और जो भी नॉर्मल सेल है, कैंसर सेल है, उनके अंदर एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है उन मॉलिक्यूल्स के अंदर या सेल के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से उनका और रैपिड ग्रोथ होना इनहिबिट हो जाता है। इसका ड्रॉबैक ये होता है कि नॉर्मल सेल की ग्रोथ को भी इनहिबिट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से जब कीमोथेरेपी हो जाता है जो भी कैंसर पेशेंट का, उनकी बॉडी से सारा हेयर रिमूव हो जाता है, ठीक है। ऐसे ये नॉन टारगेटेड थेरेपीज का ड्रॉबैक्स होता है। अब मेथोट्रेक्साइड ये क्या है, ये रिजेंबल करता है फॉलिक एसिड से। ये भी एक ड्रग्स है जो नॉन टारगेटेड है, ठीक है। ये फॉलिक एंजाइम की तरह क्या करता है, रिजेंबल करते हैं और ये इनहिबिट करता है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम्स को, ठीक है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस की जो पाथवे होता है उसको इनहिबिट करता है और न्यू जो न्यूक्लियोटाइड जो है बायोसिंथेसिस करना इनहिबिट करेगा तो कैंसर सेल का ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। इनमें इसका ड्रॉबैक्स क्या होता है, नॉर्मल सेल का भी ग्रोथ जो है होना स्टॉप हो जाता है। ये इसका ड्रॉबैक्स है नॉन टारगेटेड ड्रग्स के। अब हम कुछ वेनिका अल्कलॉइड्स वाले ड्रग्स देखेंगे जो क्या करता है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। अब उसमें सबसे पहला क्या है, विनक्रिस्टीन। विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन जो है ये एक ड्रग्स है जो टारगेटेड किया जाता है। किस पे टारगेटेड किया जाता है, ये ड्रग्स जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स का पॉलीमराइजेशन इनहिबिट करता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, जब हमारे, आपको पता होगा कि बहुत सारे सेल साइकिल के स्टेजेस आपको पूरा पता होगा, मैं इस लेक्चर में एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इस वीडियो को लंबा लेना नहीं चाहता। जो माइक्रोट्यूब्यूल जो है जब हमारे मेटाफेज स्टेज में, सेल साइकिल में मेटाफेज स्टेज में क्या हो जाता है, जब सारे क्रोमोसोम एक प्लेट पर आ जाता है, एक सेंटर पर आ जाता है, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करता है, एनाफेज स्टेज में जाते वक्त ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्रोमोसोम को खींच लेता है अपोजिट पोल में। तो ये क्या करता है, ये पॉलीमराइजेशन स्टेज में ही इनहिबिट करता है, ठीक है। अब उस माइक्रोट्यूब्यूल्स को, क्रोमोसोम्स को अपोजिट साइड में खींचने नहीं देंगे तो सेल का डिवाइड नहीं होगा, उस तरह कैंसर का डिवीजन जो है स्टॉप कर सकता है। और टैक्सोल जो क्या करता है, इस माइक्रोट्यूब्यूल्स का डीपोलिमराइजेशन करता है, ठीक है। उन माइक्रोट्यूब्यूल्स को क्या करता है, उनको डीपोलिमराइज करेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स को क्या करेंगे, वहां से उनका अलाइनमेंट जो है खत्म करेंगे, जिसकी वजह से सेल का डिवीजन होना पॉसिबल नहीं है, उसकी वजह से हम इनहिबिट कर सकता है, ठीक है, कैंसर की ग्रोथ को। एमिनोप्टेरिन डी नोवो पाथवे को इनहिबिट करता है। डी नोवो पाथवे के थ्रू कैंसर अपना न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस करता है और अपना ग्रोथ बढ़ाता है, ठीक है। जब डी नोवो पाथवे को इनहिबिट करेंगे तो कैंसर का प्रोलिफरेशन स्टॉप हो जाएगा, उसका ग्रोथ होना स्टॉप हो जाएगा। एजासिरिन प्यूरिन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है और कॉम्पेथिसिन जो है टोपोआइसोमेरेज सेकंड को इनहिबिट करता है। एंजियोटेंसिन और एंडोस्टैटिन ये इनहिबिट करता है वेस्कुलर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर का, ठीक है। ये इस फैक्टर को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कैंसर सेल जो है नया ब्लड वेसल नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से उनका ग्रोथ जो है स्टॉप हो जाता है। ये सारे ड्रग्स आपको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। ये सारे ड्रग्स आपको याद रखना है क्योंकि वेरियस नेशनल लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है। इन सबको 1 बाय 1 करके याद रखना, कॉपी पे लिख लेना।
ठीक है। इन सबको टैक्सोल, इम्नोप्टेरिन, नाजासिरिन, कंपाथेसिन, एंजियोटेंसिन, इंडोस्ट्रेटिन, सब सारे इनके फंक्शन याद रख लीजिए। ठीक है। अब टारगेटेड थेरेपी ड्रग्स जैसे कि क्या है, टारगेटेड थेरेपी ड्रग्स में और दो ड्रग्स है जिसका नाम क्या है, राफामाइसिन। राफामाइसिन जो है ये एम्टोर पाथवे को इनहिबिट करता है। एम्टोर C1 जो है पाथवे जो है ये प्रोटीन का ट्रांसलेशन करता है। अब इस पाथवे को ही इनहिबिट करेगा, प्रोटीन के ट्रांसलेशन को ही इनहिबिट करेगा, एम्टोर पाथवे को इनहिबिट करेगा, तो प्रोटीन का ट्रांसलेशन नहीं होगा, तो कैंसर का जो ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाएगा। अब एक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया जो है ये एक कैंसर है। इस कैंसर को ट्रीट करने के लिए हम हाई डोसेज ऑफ रेटिनिक एसिड दिया जाता है। देखो रेटिनिक एसिड का फंक्शन ये है कि नॉर्मल जो कैंसर सेल जो है अनडिफरेंशिएटेड मैनर में प्रोलिफरेट होता है। अब उन सेल्स को जब रेटिनिक एसिड का ट्रीटमेंट दिया जाता है, हाई डोसेज ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो ये अनडिफरेंशिएटेड जो सेल्स है वो डिफरेंशिएटेड होकर नॉर्मल सेल में आ जाता है। ये रेटिनिक एसिड के बेसिस पे हम एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया का ट्रीटमेंट कर सकता है। ठीक है, ये सारे ट्रीटमेंट्स हो गया। ठीक है, अब ये कैंसर बायोलॉजी जो है पूरा इस पे यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, ये ऑल अबाउट कैंसर बायोलॉजी के बारे में था। ठीक है, अब कैंसर बायोलॉजी की यूनिट खत्म हो चुका है। तो प्लीज डियर फ्रेंड्स, ये कैंसर बायोलॉजी का जो वीडियो है फर्स्ट पार्ट से लेके 8 पार्ट तक सब लोगों तक शेयर कीजिए, सारे स्टूडेंट तक, जो भी स्टूडेंट्स ने उन सब तक शेयर कीजिए, ताकि सब अवेयरनेस हो जाए कैंसर के बारे में, कैंसर के बारे में एक बेसिक नॉलेज मिले, और ब्रॉडली बहुत ही इजी वे में आपको समझाया गया है। ठीक है, सारे वीडियो में सब तक शेयर कीजिए, और प्लीज शेयर कीजिए ताकि अवेयर हो जाए, और जो भी पर्सन कैंसर में सफर हो जाए या कोई भी प्राइमरी सिम्टम्स दिखे तो वो अवेयरनेस होने की वजह से, बेसिक नॉलेज होने की वजह से प्राइमरी स्टेज में डिटेक्ट होगा तो इसका इलाज हो पाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम कैंसर के डेथ रेट को कम कर सकते हैं। तो प्लीज शेयर कीजिए डियर फ्रेंड्स सारे ग्रुप में। ठीक है, और सारे फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। अगर ये लेक्चर्स आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू डियर फ्रेंड्स, और कमेंट करना भूलना नहीं। अगर आपको समझ आया तो कमेंट करना, अगर जिसको भी डाउट रहा तो कमेंट करना कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।